जय हिंद। आज के क्लास में हम क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन का गैदरिंग चल रहा है और इस साल हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वहाँ पे उस गैदरिंग में शामिल होने गए हैं। इससे पहले के सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री गैदरिंग में शामिल हुए थे, तो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। कुछ बेसिक बातें बताते हैं। पहले यूनाइटेड नेशन यूएन जिसको आप बोलते हो, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। इस यूनाइटेड नेशन में दुनिया के लगभग सभी देश हैं और हर साल इसकी बैठक होती है। इस साल इस बैठक में शामिल कौन हुए हैं? हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलेगा। सुनिएगा क्या हुआ। चाइना को काउंटर करना आज हमारे देश का सबसे बड़ा एम है। हम पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दे रहे, हम लोगों का भी मेन फोकस है चाइना की। चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। चाइना को काउंटर करने का एक हथियार है, इसके इकोनॉमी पे आप अटैक कीजिए। अगर इसका इकोनॉमी कमजोर होता है, ये अपने आप घुटने पे आएगा। तो एस जयशंकर साहब से एक इंटरव्यू जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो रहा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो रहा था, वहां पे पूछा गया कि बताइए आपके हिसाब से भारत के 3 सबसे ज्यादा ब्लंडर आजादी के बाद या आजादी से क्या हुआ। तो उन्होंने देखिए क्या बोला। पहला आप इस वीडियो से देखिए। हमें 3 जगह चोट पहुंची है। एक तो विभाजन में कि भारत जो है वहां से छोटा हो गया और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स जो स्ट्रैटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचा। क्या दिया देखिए। आज चाइना इतना अच्छा इकोनॉमी को ग्रो क्यों कर पाया? उसके 2-3 रीजन को समझिए। सबसे पहले कि उसका जो पॉपुलेशन था वो सबसे ज्यादा था और वहां पे चीप लेबर था, सस्ता लेबर था। उसका ऑफर देके उसने विदेशी कंपनियों को अपने देश में बुलाया और उससे बहुत सारा मुनाफा कमाया। उन कंपनियों के थ्रू वो भी बहुत सारा मुनाफा कमाया। उसका बड़ा रीजन ये था कि वो हमेशा विस्तारवादी नीति अपनाया, मतलब देशों पे कब्जा करते गया। उसने किस पे? तो तिब्बत का नाम सुनेंगे आप लोग। तिब्बत पर कब्जा कर लिया, है ना, और भी देशों पे कब्जा कर लिया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि उसका बाकी देशों से एक्सेस बढ़ गया। वो आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बगल के देशों से कर सकता था, सेंट्रल एशिया में जा सकता था, यूरोप में जा सकता था, अपने सामान को आसानी से डिलीवर कर सकता था। तो हर देश का या हर कंपनी चाहता था कि हम चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करें। आज भी चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए भारत क्या हुआ, जैसे ही आजाद हुआ हमारे 2 टुकड़े हो गए। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था वो पाकिस्तान के हिस्से चले गया। पाकिस्तान अभी दुनिया में अगर पाकिस्तान का कोई वैल्यू है तो बस इसलिए है, ध्यान से सुनिएगा, बस इसलिए है क्योंकि उसका लोकेशन बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान एक ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहां से यूरोप में भी वो एक्सेस कर सकता है, सेंट्रल एशिया में भी कर सकता है, अफ्रीका में भी कर सकता है। मतलब उसका लोकेशन बहुत जबरदस्त जगह है। वो लोकेशन की वजह से ही अब तक वो सस्टेन कर पाया है, नहीं तो जिस तरह का उसका इकोनॉमी था वो कब का उसका हालत जो है वो आपका श्रीलंका जैसा हो गया रहता। लेकिन चूंकि हर देश को उससे एक्सेस लेना है, चूंकि उसका लोकेशन ही इस जगह पे कि उसका जो वैल्यू केवल और केवल लोकेशन का। वो कुछ आईआईटी का हब है, कुछ नहीं है, उसका बस एक ही चीज का वो फायदा उठाता है, उसको लोकेशन का। तो भारत का जो सबसे बड़ा रुकावट हुआ वो था उसका
पाकिस्तान बन जाना। क्या पाकिस्तान में क्या हुआ कि सबसे अच्छा जो उसका लैंडमार्क्स थे वो उनके पास चले गए। आज भी जब हमको यूरोप जाना होता है ना, या सेंट्रल एशिया जाना होता है, तो सेंट्रल एशिया आप जानते होंगे, सेंट्रल एशिया जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीज है। खास बात ये है कि ये सब देश ना हमारे देश से इंपोर्ट करता है, यानी हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करने से फायदा होता है, उससे देश का इकोनॉमी बढ़ता है। आज जमाना जो है वो इकोनॉमी का है। जिस देश का इकोनॉमी बहुत बड़ा है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। इकोनॉमी आपके पास कुछ नहीं है, कितना न्यूक्लियर पावर है, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला ब्लंडर वही हो गया कि हमारा देश का विभाजन हो गया। तो वही जैसा जो ब्लंडर हुआ वो हमारे देश का 2 टुकड़ा हो गया, है ना। आइए फिर दूसरा वीडियो के बारे में हम लोग। मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया है। अगर आप जो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती, तो इंडिया चाइना एक फ़र्क ये है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, और वो 15 साल का गैप जो है एक बार, और मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई। देखिए, भारत जब भी इंटरनेशनल फोरम में बोलता है ना तो उसका वैल्यू होता है। भारत का कोई भी अगर प्रतिनिधि कुछ भी बोलता है तो उसका वैल्यू होता है। दूसरा कारण चाइना से पीछे रहने का, जयशंकर साहब ने बताया, जो आपने देखा, वो था इकोनॉमिक फोरम। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है कि हम अपने जो तौर तरीका होता है कमाने का या देश को चलाने का इकोनॉमिक से मामले में, उसको बदलते हैं। चाइना ने इसको बहुत बढ़िया से किया और हमसे बहुत पहले किया। चाइना ने 1978 में, ये ध्यान रखिएगा, ये सब बात आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स को आपको नोट करना है। चाइना ने 1978 में अपना ओपन डोर पॉलिसी अपनाया। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था, उस पॉलिसी का नाम था ओपन डोर पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि उसने अपने बाजार को पूरे दुनिया के लिए खोल दिया, हर एक कंपनी के लिए खोल दिया। इससे पहले ओपन डोर पॉलिसी नहीं था। 1978 में उसने किया तो दुनिया भर के सारे कंपनी वहां जा सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे, है ना। ये ऑफर दिया और उससे खूब पैसा कमाया। देखिए, भारत और चाइना लगभग एक ही समय में आगे बढ़े हैं। 1947 के बाद भारत आजाद हुआ और 1940-42 के बाद चाइना में भी जो मोनार्ची था वो खत्म हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हमसे बहुत आगे है चाइना इकोनॉमी के मामले में। तो उसका रीजन ये भी है कि 1978 में ओपन डोर पॉलिसी किसने अपनाया? चाइना ने अपनाया। उसकी वजह से उसका पूरा बाजार खुल गया, अब वहां कोई भी आके बना सकता था। लेकिन वही भारत ने क्या किया? भारत देखिए कितना लेट किया, 1991, 1991, है ना। जब इस समय के हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो 1991 में हमने क्या किया? इकोनॉमी रिफॉर्म किया। इकोनॉमी रिफॉर्म किया और पहली बार अपने बाजार को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला। इससे पहले क्या था हमारे देश में? हर एक काम को, चाहे वो जो भी हो, रेलवे हो या बैंक हो या जो हो, सब सरकारी था। और सरकारी काम में आप जानते हैं कि सरकारी काम में काम जो होता है वो स्लो होता है, उससे देश को जो है ना आगे विकास करने में बहुत रुकावट हो रहा था। हम उस समय 1991 का बात ध्यान से सुनिएगा, इस समय हम इस कगार पे थे कि हमारे पास ना केवल 2-3 सप्ताह का ही जो आपका वंचित जो मुद्रा होता है, जो जमा होता है पैसा बैंक में आरबीआई के पास, वो बचा था। हम लोगों के पास क्या था? हम लोग आईएमएफ के पास जाने के लिए मजबूर हो गए थे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के पास। ये क्या करता है? ये एक तरह से लोन देता है, इंटरनेशनल ये एक संस्था है जो लोन देता है। यहां पर जाने के लिए मजबूर हो गए थे 1991 से पहले। तो हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया। वो कब किया? 1978 में। और हम लोगों ने कब किया? 1991 में। लगभग 13 सालों का गैप रहा। ये 13 साल से 15 साल हम लोग को आज भी खलता है। ये बहुत बड़ा गैप था जिसको हम लोग आज तक रिकवर नहीं कर पाए।
तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताया, आपको भी ध्यान में रखना है। देखिए जयशंकर साहब जो है उनका खास बात ये होगा कि ये ना बहुत सटीक जवाब देते हैं। कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि उन्होंने यूरोप को भी नसीहत दे डाला था जब यूक्रेन और रसिया के बीच का युद्ध हो रहा था, तो बोला था कि जितना रसिया से अमेरिका या यूरोप एक दोपहर में एक दिन में खरीदता है तेल, उतना भारत एक महीने में नहीं खरीदता। ये जवाब देने का जो चलन हुआ वो पहली बार जयशंकर साहब ने किया। इससे पहले हम लोग जी हुजूर करके काम करते थे, है ना। तो जयशंकर साहब जो बोलते हैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आज उनकी बातों को बता रहे हैं आपको, जो हाल ही में बोले हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और उनकी हर एक बात के बहुत गहरे मायने होते हैं। तो दूसरा रीजन आपका ये था कि हम लोगों ने ओपन डे जो बाजार था वो दुनिया के लिए बहुत देर से खोला, है ना। उस समय हमारे देश के जो फिनांस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये उस समय के फिनांस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। इनका बहुत बड़ा रोल है 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म करने में, ठीक है। अब आइए तीसरा कारण सुनते हैं जिसके कारण हम चाइना से इकोनॉमी के मामले में पीछे रह गए, वो आपको जानना जरूरी है। हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए। हमारी आदत भी है, टालने की आदत है, हाँ। तो ये 25 साल जो है, तो ये 15 तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये तीन जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है। इसकी जो परिणाम जो हैं अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो तीसरा कारण बहुत अच्छा बोला जयशंकर साहब ने कि हमारा जो न्यूक्लियर बम जो हम लोगों ने बना दिया था वो 1974 में बना दिया था। हम लोगों ने न्यूक्लियर बम बना के कब रख दिया था? 1974 में, और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में ही बना के रख दिया, और आपको हैरानी होगा कि हम लोगों ने टेस्ट कब किया? 1998 में। मतलब हम लोगों के पास पॉलिटिकल विल ही नहीं था उस टाइम। हम डरते थे, वेस्ट कंट्रीज से डरते थे। इसके कारण क्या हुआ? ये लेट से क्या हुआ उसको लेट को समझिए। लेट होने से आखिर कैसे हम चाइना से पीछे हो गए? देखिए 1971 में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब जब हम बना चुके थे 1974 में, इस समय हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अगर हम उसी समय अगर टेस्ट कर लेते, इसका तो हालत खराब था। फिर हम क्या कर सकते थे कि जो आज कश्मीर का मुद्दा है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 1971 में लगभग 1 लाख सैनिक को तो हम लोगों ने बंधक बना के रखा था। पाकिस्तान घुटने पे आ गया, गिड़गिड़ाया, तब जाके हम लोगों ने दिया। तो वो इसका उतना उस समय औकात नहीं था कि ये एटम बम बना पाता और हमसे नेगोशिएट कर पाता। समझ रहे हो? यानी हम चाहते तो कश्मीर का मुद्दा खत्म कर सकते थे। याद रखिएगा कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी आई, आतंकवादी आई, वो 1971 टाइम नहीं, वो आया 1990 के बाद। तो उस समय हम लोगों के पास एज था, हम आसानी से एग्रेसिव होके पाकिस्तान को बोल सकते थे कि पूरा कश्मीर हमारा है, और उससे क्या होता कि हम आराम से बलूचिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान होते हुए हम सेंट्रल एशिया, दुबई वगैरह में हम लोग एक्सेस कर सकते थे। उससे हमारा इकोनॉमी, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च लगता है, अभी हम लोग दुबई जाते हैं तो घूम के जाते हैं, वो हमारा बहुत बहुत काम का चीज होता, हम लोगों ने वहां गवा दिया। 1974 से 1998 तो बीच में पाकिस्तान को भी समय मिल गया। इसको भी पता चल गया कि भारत एटम बम बना रहा है, तो इसने भी अपना एटम बम बनाना शुरू कर दिया, और लगभग दोनों एक साथ ही परीक्षण किया, ठीक है। वहीं
चाइना देखिए, चाइना कितना होशियार है, वो हम लोगों से 10 साल पहले बना के रेडी था। 1964 में वो बना के छोड़ दीजिए, वो परीक्षण भी कर, टेस्ट भी कर लिया। उससे हम लोगों पे क्या आया, दबाव आया। एक तो ऐसे 1974 से पहले आपको पता होना चाहिए कि आजाद भारत के प्रथम न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो उनका जब मौत हुआ तो हम लोग अपने सदमा में थे। उसके बाद हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो 1974 के बाद हमारे देशों में काफी अनस्टेबल रहा। और 1998 के पास तो जिस समय ये बने थे ना, मात्र कम दिन के लिए, बहुत कम दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन फिर भी उनका देखिए, इनका विल था, इच्छा था। इन्होंने पोखरण, अच्छा इसका ये क्या नाम था, इसका नाम था पोखरण 2। यहां पे हमारे देश रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब ने काम किया था, आप मूवी में भी देखे होंगे। तो ये सब ब्लंडर्स हैं जिसको इंडिया ने किया। ये किनके द्वारा बोला गया, जो भी मैंने आज बातें बताई वो किनके द्वारा बताया गया, ये जयशंकर साहब के द्वारा बताया गया। कहाँ, यूनाइटेड नेशन जब गए हैं वो स्पीच देने के लिए, तो वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एक इंटरव्यू हुआ जो भी पूरा दुनिया में छाया हुआ है। इनकी हर एक बात को पूरा दुनिया के लोग सुनते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, आपको अगर लगता है कि और कुछ रीजन जिसके वजह से इंडिया इकोनॉमी के मामले में, बाकी सब नहीं, इकोनॉमी के मामले में इंडिया पीछे चला गया चाइना से, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि और क्या रीजंस हैं जिसको जयशंकर साहब ने मेंशन नहीं किया, जिसके वजह से हम पीछे हैं अभी भी चाइना से। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हर दिन हम आपको एक वर्ल्ड अफेयर का भी जो रिसेंटली का हो वो आपके लिए बना के लाएंगे, जो आपको बहुत ज्ञान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।